हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनोसेंट स्टोरी। और हाँ, वीडियो पूरा देखो, स्टोरी बहुत मस्त है, मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। स्पीड अपने हिसाब से सेट कर लो, मेरी मनो तो 1.25 की कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्सटन चार्टर, तीसरी मंजिल। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और फर्श पर गिर पड़ा, हांफते हुए। मेरी बाहों में तेज दर्द था, गला जल रहा था जहां संक्रमित ने नाखून मारे थे, और कई जगहों पर गर्म खून बह रहा था। लेकिन हम जिंदा थे। हम तीनों जिंदा थे। मीरा, तुम ठीक हो न? आराध्या अपनी बहन के पास झट से पहुंची। उसके टखने की चोट एक पल के लिए पूरी तरह भूल गई थी। वो बेतहाशा उसके हाथों और कंधों को टटोलने लगी। कहीं काटने का निशान तो नहीं? कहीं खून? कहीं मौत तो नहीं? मीरा अभी भी डेस्क के सहारे झुकी हुई थी, तेज सांसें ले रही थी। एड्रेनालिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने खुद को देखा, हर जगह कंपकंपाते हाथों से, पागलपन जैसे डर के साथ। मुझे लगता है मैं ठीक हूं, आखिरकार उसने कहा। उसकी यूनिफॉर्म की बाहें फटी थीं, त्वचा पर लाल सूजन उभर रही थी, लेकिन कोई काट नहीं। कुछ अंदर तक नहीं गया। तभी उसकी नजर मुझ पर गई। मैं टूटी खिड़की के नीचे दीवार से टिककर बैठा था। कांच मेरे कपड़ों के नीचे चुभ रहा था। फेफड़े जल रहे थे, जैसे अंदर आग लगी हो। आराध्या लंगड़ाती हुई मेरे पास आई। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया, कमजोर तरीके से। मेरी सांसें छोटी छोटी, दुखदाई हाफों में निकल रही थीं। दिल पसलियों पर ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर भागना चाहता हो। सच तो ये था, भले ही मेरी जागृति ने मुझे ताकतवर बना दिया था, लेकिन स्टैमिना अभी भी इंसानी थी। और टाइम फ्रीज वाली क्षमता, वो तो शरीर को पूरी तरह निचोड़ देती थी। वो 10 सेकंड की भगवान जैसी ताकत, बदले में शरीर को मरने की हद तक थका देती थी। अब वो सारा दबाव मुझ पर गिर रहा था। मेरा चेहरा कभी सफेद, कभी लाल, जैसे मेरा शरीर खुद तय नहीं कर पा रहा था कि जिंदा रहना है या नहीं। आराध्या की आंखों में चिंता डूबती जा रही थी। तुम घबराहट के दौरे जैसे लग रहे हो, उसने धीरे से कहा, मेरे बराबर बैठते हुए, अपने दर्द को नजरअंदाज करके। मैं ठीक हूं, मैं किसी तरह कह पाया। बस थोड़ी सांस लेने दो। तभी कदमों की आहट आई। मीरा हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। दर्द, दुख, राहत, सब कुछ एक साथ। थैंक यू। उसकी आवाज टूट गई। मैं मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा थी, फिर भी तुमने हमें बचाया। मैंने उसकी आंखों में सच देखा। अगर आज ये मर जाती और मैं जिंदा रह जाता सिर्फ इसलिए कि मेरे पास ताकत थी, तो वो पाप मेरी जिंदगी भर नहीं छूटता। और हाँ, ये राहत भी थी कि मुझे उन्हें ठीक करने वाला तरीका नहीं अपनाना पड़ा, वरना माहौल बहुत अजीब हो जाता। बहुत। आराध्या भी बोली, धन्यवाद, तुम बहुत मजबूत हो। तुम हमारे बिना भी बच सकते थे। हम बस तुम्हारे ऊपर बोझ थे। मीरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। मैंने सच बोला, हाँ, हो सकता है ऐसा था। दोनों ने नजरें झुका लीं। सच चुभता है, पर झूठ बचाता नहीं। लेकिन मैं इतना गिरा नहीं हूं।
मैंने आगे कहा कि किसी को मरने के लिए छोड़ दूं जब मैं बचा सकता हूं। आराध्या हल्के से मुस्कुराई। ये बहुत अच्छा है। मैंने उसके टखने की ओर देखा। दर्द कैसा है? वो हंसी नहीं रोक पाई। थकी टूटी हुई पर असली। बहुत ज्यादा। शायद मैंने उसे जोर से झटका दिया जब वो मुझे पकड़ रहा था। एड्रेनालिन ने दर्द छिपा दिया बस। हमें इसे बांधना होगा। मैंने कहा। नहीं तो ये और खराब हो सकता है। मीरा तुरंत उठकर संक्रमित की फटी शर्ट से कपड़े की पट्टियां बनाने लगी। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। वो तेज साफ सटीक थी। उसने टखना लपेटा। कसा पर बहुत ज्यादा नहीं। अब उसने पूछा। काफी बेहतर, आराध्या ने जवाब दिया। लेकिन आराम करने का समय नहीं था। अब क्या करें? मीरा ने पूछा। तीसरी मंजिल, मैंने कहा। लाइब्रेरी तक। हमने 20 मिनट आराम किया। सांसें संभाली। फिर मैं खड़ा हुआ। मैं आगे। आराध्या मेरे पीछे। मीरा पीछे का ध्यान। हम धीमे धीमे सीढ़ियों की ओर चले। सीढ़ियां खाली थीं। बढ़िया, मैंने फुसफुसाया। तीसरी मंजिल पर गलियारा सुनसान था। बहुत ज्यादा सुनसान। हम लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंचे। मीरा ने धीरे से खटखटाया। हेलो। अंदर से हलचल हुई। एक चेहरे ने छोटे गोल शीशे से झांका। मीरा, जल्दी खोलो। अंदर से फर्नीचर खिसकने की आवाजें आने लगीं। लेकिन गलियारे के कोने से गुर्र आवाज आई। 3 संक्रमित तेजी से कोना मुड़कर हम पर टूट पड़े। जरा तेज, मीरा चीख पड़ी। मैं आगे बढ़ा। दिल धड़कना नहीं, कूदना शुरू। मैं डर से नहीं रुका। मैंने तो डर को इस्तेमाल किया। पहले संक्रमित को मैंने कुर्सी के पैर से पूरी ताकत से मारा। धड़ाम। वो गिर गया। दूसरे पर वो ही पैर भाला जैसे फेंका। उसका माथा फट गया। खून बहने लगा। पर वो अभी भी आ रहा था। मैं अकेला। एक चाकू। 2 राक्षस। मेरे हाथ कांप रहे थे। पर मैं नहीं। मीरा हथियार। तभी किसी ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। मैं लाइब्रेरी के अंदर गिरा। और सामने लाल बालों वाली लड़की। होठों पर आधी मुस्कान। आंखों में शरारत। सिया। वो करीब झुकी। इतना करीब कि उसकी सांस मेरे गाल को छू रही थी। आखिरकार वापस आ गए। हीरो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लाइब्रेरी के भारी भरकम दरवाजे बंद थे। बाहर से संक्रमितों के टकराने की आवाजें लगातार आ रही थीं। अंदर हल्की पीली रोशनी में थके हुए छात्र एक दूसरे को सहारे देकर बैठे थे। जैसे ही मैं अंदर आया, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, हीरो साहब वापस आ गए? मैं हल्का मुस्कुराया, लेकिन मेरी आवाज थकी हुई थी। सिया, तुम ठीक हो? वो हंस पड़ी, वही उसकी शरारती मुस्कान। अरे मेरी मौत की तारीख तो पहले से तय है, और आज नहीं है। वो भी इन दिमाग खाली ज़ॉम्बियों के हाथों। कभी नहीं। उसकी ये बेफिक्र बात इस डर से भरी दुनिया में अजीब तरह से दिल को हिम्मत देती थी। मैंने कहा, तुम्हारा ये बेहिसाब कॉन्फिडेंस और अजीब सेंस ऑफ ह्यूमर सच में मिस कर रहा था। सिया ने एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं भी, आर्यन। अचानक उसने मेरे कॉलर को पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। मुझे लगा शायद
लेकिन अगले ही पल उसने मेरी होठों पर अपनी उंगली रख दी। और वो वही शैतानी मुस्कान। इतनी जल्दी क्या थी? वो हंसते हुए पीछे हट गई। मैंने शर्म से मुंह फेर लिया। बहुत परेशान करती हो तुम। वो आंखें झपकाकर बोली। तो क्या तुम सच में किस चाहते थे? पहले मैं शायद चुप हो जाता, लेकिन अब इन हालातों ने मुझे भी थोड़ा बदल दिया था। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर हाँ कहता तो क्या देती? सिया एक पल के लिए चुप रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और फिर हल्की सी मुस्कान। लगता है हमारे हीरो अब डरते नहीं। तभी रूही की आवाज आई। अगर तुम दोनों का रोमांटिक सीन खत्म हो गया हो तो हम बाकी लोग भी यहीं हैं। मैंने आसपास देखा। करीब 20 लोग हमें देख रहे थे। मेरा चेहरा फिर से लाल हो गया। थोड़ी ही देर बाद रिया धीरे से मेरे पास आई। उसकी आंखें नम थीं। उसने मुझे हल्के से गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरना कोई गलती नहीं। मैं यहां हूं। हम साथ हैं। रिया का चेहरा लाल हुआ। उसने नजरें झुका लीं। अचानक दो लड़कों ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अरे ये क्या? हमारे सामने तपन खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, अकड़ भरी नजरें। ऐसा लड़का जो समझता है दुनिया उसी के हिसाब से चलनी चाहिए। वो बोला, हमें यकीन करना होगा कि तुम संक्रमित नहीं हो। आरोही और मीरा ने तुरंत आगे कदम बढ़ाए। वो संक्रमित नहीं है। लेकिन तपन ने सिर्फ ठंडी नजर डाली। इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, जांच हुई। बिना इज्जत के, बिना प्राइवेसी के। लेकिन जरूरी थी। लाइब्रेरी बड़ी थी। ऊंची शेल्फें, बंद खिड़कियां, बाहर मौत की दस्तक। यहां लेक्सिंगटन चार्टर के छात्र थे। अमीरी और परफेक्शन की आभा। लेकिन चेहरे पर वही डर। डर सबको बराबर बना देता है। एक लड़का कोने में बैठा कांप रहा था। रूही धीमी आवाज में बोली, ये जतिन है। हमारी क्लास से सिर्फ यही बचा है। मेरी छाती भारी हुई। यह जगह सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं थी। यह जगह खोए हुए लोगों की कहानी थी। हम बाहर देख रहे थे। सामने प्रशासन भवन, जहां कम्युनिकेशन डिवाइस थे। लेकिन बीच में संक्रमितों से भरा मैदान। सिया बोली, जमीन से जाना असंभव है। रूही ने ऊपर की ओर इशारा किया। छत, वहां से छलांग लगानी होगी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये पागलपन है। लेकिन सच ये था, अगर हम कुछ नहीं करते तो हम यहां हमेशा के लिए फंस जाते। मैंने धीमे से कहा, मैं जा रहा हूं। मैं पहले जाकर रास्ता देखूंगा। सिया मेरी तरफ देखती रही। डर, गुस्सा और कुछ और जिसे वो छुपा नहीं पाई। तुम अपनी जान ऐसे क्यों दांव पर लगा देते हो? मैंने बस इतना कहा। क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। और सब चुप हो गए। लड़ाई, डर, प्यार, उम्मीद, सब कुछ अब उस छलांग पर टिका था। खतरनाक योजना। मेरी बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अलीशा ने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर धीरे से बोली, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कोई आम इमारत नहीं है। इसे सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था, सामान्य स्कूलों से भी कहीं ज्यादा सख्त। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां से वह इमारत दिखाई दे रही थी।
अगर अंदर संक्रमित मौजूद हैं तो वो कहीं भी हो सकते हैं, हॉलवे, ऑफिस, सीढ़ियों में, हर जगह। रूफ एक्सेस? सिडनी ने तुरंत पूछा। इन दोनों बिल्डिंग्स की छतें काफी करीब हैं। हाँ, एक मेंटेनेंस डोर है, अलीशा ने पुष्टि की। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बिल्डिंग के अंदर से होकर जाना होगा। और एक बार अंदर गए, वाक्य अधूरा ही रह गया। हम सब समझ गए थे जोखिम क्या है। एलेना, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, ये पूरी तरह पागलपन है। तुम लोग बिल्डिंग से बिल्डिंग पर छलांग लगाने, संक्रमितों से भरी इमारत में घुसने और फिर वहां कम्युनिकेशन सिस्टम चलाने की बात कर रहे हो, जबकि बाहर मौत घूम रही है। उसकी आवाज में डर और हैरानी दोनों थे। सच में, जब बातों को इस तरह एक एक पॉइंट में रखा जाए तो हमारी योजना आत्महत्या जैसी ही लग रही थी। शायद ये पागलपन है, मैंने मान लिया। पर विकल्प क्या है? यहां बैठकर इंतजार करें, दुआ करें कोई हमें ढूंढ ले। ये बैरिकेड हमेशा चलेगा? खाना पानी अनंत है। लाइब्रेरी के दरवाजे पर फिर एक जोरदार ठक हुआ, जैसे कोई संक्रमित अपनी सड़ी हुई देह से उसे धक्का दे रहा हो। कम से कम यहां हम सुरक्षित हैं, लेक्सिंगटन ग्रुप में से एक ने कहा। सुरक्षित? मैं हल्का हंसा। ये सुरक्षित नहीं, ये सिर्फ समय खरीदना है। और समय खत्म होने वाला है। नन्ही, तुम बस पागल हो रहे हो। एक लड़के की आवाज अचानक तेज और कांपती हुई गूंजी। वो बुरी तरह बिखर रहा था। उसकी आंखें उम्मीद नहीं, हड़बड़ाहट से भरी थीं। हमारे माता पिता आएंगे। कोई तो आएगा। हम उनके बच्चे हैं। लोगों ने नजरें झुका लीं। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी चश्मा पहनने वाली लड़की, डेज़ी, धीरे से बोली, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं। तो क्या? डेज़मंड चीखा। शायद तुम्हारे माता पिता तुम्हारी परवाह नहीं करते, डेज़ी, पर मेरे पिता जरूर आएंगे। एलेना का चेहरा ठंडा पड़ गया। अपनी जुबान संभालो, डेज़मंड। उसकी एक नजर ने उसे खामोश कर दिया। सन्नाटा। और फिर कोई हमें बचाने नहीं आने वाला। आवाज आई, कोमल, शांत, लेकिन ठंडी। हम सब उस ओर मुड़े। लाइब्रेरी के कोने की बड़ी चमड़े की कुर्सी पर बैठी थी मैं। काली रेशमी बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर वह हल्की, सब कुछ जानने वाली मुस्कान। क्या तुम लोगों को आज का दिन अजीब नहीं लगा? मैंने पूछा। जिस दिन ये सब शुरू हुआ, हमारे कई क्लासमेट्स स्कूल में थे ही नहीं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। सरकार को पहले से सब पता था, मैं बोली, और उन्होंने हमें बेकार समझकर छोड़ दिया। डेज़मंड हंस पड़ा, टूटी हुई हंसी। तुम पागल हो गई हो। मैंने पंखा खोला, बहुत ही शालीन अंदाज में। शायद, या शायद तुम ही अंधे हो। एलिट्स में भी लेवल होते हैं। हम बस निम्न स्तर वाले अभिजात हैं। कुर्सी के नजदीक वाले पहले बचाए जाते हैं। कमरा पूरी तरह ठंडा हो गया। मैंने गहरी सांस ली। और अगर सच में कोई नहीं आ रहा, मैंने धीरे से कहा, तो क्या हम बस बैठकर मरने का इंतजार करेंगे? टोबियास गुस्से में कांप रहा था। और तुम कौन हो हमें ये सब कहने वाले? इससे पहले कि बात बढ़े, रेबेक्का आगे आई। आर्यन अब्राहम लिंकन हाई स्कूल से है। पब्लिक स्कूल? टोबियास जोर से हंसा। और ये हमें योजना बताएगा? स्कॉट भी खिलखिला उठा। भाई, ये तो मजाक है। अलीशा तुरंत भड़क गई।
स्कॉट चुप। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, आर्यन सही कह रहा है। अगर हम रेडियो चालू कर पाए तो हमारे बचने की संभावना बढ़ जाएगी। स्कॉट ठिठोला करते हुए बोला, कौन जाएगा इसके साथ? सन्नाटा। कोई नहीं हिला। जब तक मैं जाऊंगी। हम सब पलटे। सिडनी आराम से हाथ उठाए खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। और उसी क्षण मुझे पता चल गया, यह योजना अब सिर्फ मेरी नहीं रही, यह शुरुआत थी। दोस्तों, मेरा कैरेक्टर का नेम लिस्ट गम हो गया है तो नेम चेंज हो सकता एच। कमरा धीरे धीरे खामोशी में डूब गया था। बाहर से संक्रमितों की चीखें, दरवाजों पर पड़ती थपथपाहट, लगता था मानो समय खत्म हो रहा हो। मैंने अपनी सांस रोकी और बोला, हमें लेक्सिंगटन चार्टर की छत पर लगे रेडियो तक पहुंचना होगा, वरना हम सब यहां फंसकर मर जाएंगे। सब चुप थे। तभी, मैं चलूंगी। मैंने चौंक कर पीछे देखा। काव्या, सिडनी ने हाथ उठाया था, एकदम बेपरवाह अंदाज में। वह आर्यन, मेरी आवाज लड़खड़ाई। तुम मजाक तो नहीं कर रही? ये मिशन आत्महत्या जैसा है। पर उसकी आंखों में सिर्फ दृढ़ता थी। दूसरी तरफ विक्रांत, स्कॉट हंसा, वो हंसी जिसे सुनकर कोई भी घूंसा मारने का मन करे। और तुम कौन हो? हाँ, वो बोला जैसे इंसान नहीं, कूड़ा देखकर बोल रहा हो। काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे बस कहा, ऐसे लोगों को मैं अपना नाम नहीं बताती, जिनकी अक्ल हीरान की गर्मी से ज्यादा नहीं। पूरा कमरा चुप। किसी ने सांस भी रोकी। यह लड़की सीधे दिल में वार करती थी। विक्रांत गुस्से से लाल हो गया, आगे बढ़ा। पर मैं बीच में आ गया। बस, मैंने कहा। मेरी आवाज शांत थी, पर अंदर का तूफान साफ दिख रहा था। वो रुक गया, क्योंकि उसे मेरी आंखों में डर नहीं, सिर्फ निर्णय दिखाई दिया। मैंने बाकी सबकी तरफ देखा। जो लोग सोच रहे हैं कि उनके अमीर माता पिता हेलीकॉप्टर भेज देंगे, तो सुन लो, एक हेलीकॉप्टर में 5 लोग आएंगे, बाकी यहीं मरेंगे। चुप्पी। हकीकत पहली बार सबके चेहरे पर दिखी। अगर हम रेडियो तक पहुंच गए तो हम सब बच सकते हैं। अगर नहीं गए तो हम सब मरेंगे। मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। जो चलना चाहता है चले। जिंदगी का फैसला आप खुद करो। लंबी खामोशी। फिर, मैं चलूंगी। ये आवाज अनन्या, एलेना की थी। उसकी बहन आयशा, अलीशा घबरा गई। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं जिम्नास्ट हूं, अनन्या ने कहा। छत से छत कूद सकती हूं। मैं ठीक रहूंगी। मैं उसके पास गया। क्या तुम पक्की हो? उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझे समझ आया। वो डरी हुई थी, पर फिर भी जा रही थी। फिर एक आवाज और, फिर मैं भी चलूंगी। पूजा, डेज़ी। अनन्या ने सीधे कहा, तुम्हें चश्मे के बिना सामने दीवार भी नहीं दिखती, तुम छत से छत कूदोगी? बैठो। सबको मानना पड़ा। फिर नर्स राधिका आयशा की चोट देखने आई। सब कुछ तेज, जिंदगी की रफ्तार के बराबर। मैं काव्या और अनन्या के पास गया। काव्या मुस्कुराई। मैं हीरो के साथ जा रही हूं। थोड़ा प्लॉट आर्मर बांट देना बस। मैंने पलकें झपकाईं। ये लड़की सच में पागल है। फिर नैना और कबीर, एक कपल, आगे आए। हम भी चलेंगे। और आखिर में मैं भी। धीमी पर दृढ़ आवाज, आदित्य, जेसन।
कमजोर, शांत, पर उसकी आंखों में हिम्मत थी। उसने कहा, मैं रॉक क्लाइंबिंग करता हूं। मैं मदद कर सकता हूं। और उस पल, ये मिशन खुदकुशी नहीं, एक मौका बन गया। एक टीम तैयार हो चुकी थी। अलमारी में बंद इंसानियत फिर से जाग रही थी। हम चल पड़े। मैं, आर्यन, आन्या, काव्य, रिया, कबीर और कारण, हम सब एक आत्मघाती मिशन पर निकले थे। हमारे सामने सिर्फ एक ही उम्मीद थी, डायरेक्टर ऑफिस वाली बिल्डिंग की छत पर रखा हुआ रेडियो। वही बाहर की दुनिया से संपर्क करने का आखिरी जरिया था। सब लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास रहना, मैंने धीरे से कहा। जैसे ही हमने लाइब्रेरी का दरवाजा पार किया, पीछे से बाकी बच्चे बैरिकेड्स को और मजबूत कर रहे थे। अब हम बिल्कुल अकेले थे। कम से कम चौथी मंजिल की सीढ़ियां यही पास हैं, आन्या ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। हमें चौथी मंजिल साफ नहीं करनी, बस उसके ऊपर छत तक पहुंचना है। मेरे हाथ में पकड़ी हुई रसोई वाली चाकू पर मेरी पकड़ और कस गई। सीढ़ियों में हमारा हर कदम खामोशी को चीरता हुआ गूंज रहा था। दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद उठी। शायद हम यहां से जिंदा बाहर निकल जाएं। रिया ने मेरे हाथ में पकड़े असली चाकू को देखते हुए अपने बॉक्स कटर को देखा और कराह उठी। तुम्हारे हथियार अच्छे हैं, और मेरे पास ये खिलौना। उसी तरह कबीर के पास सिर्फ कैंची थी। कारण तो बस डर के मारे हाथ कांपते हुए एक और कैंची पकड़े था। मुझे उन सब के लिए बुरा लगा। लेकिन तुम लोगों ने तीसरी और ग्राउंड फ्लोर इन्हीं चीजों से साफ की थी, है ना? मैंने पूछा। रिया फीकी हंसी हंसी। हाँ, लेकिन हम सबने कुर्सियां आगे करके ढाल बनाई थी। ये अलीशा की प्लानिंग थी। वरना समीर ने शुरू में हम सबको मरवा दिया था। मैंने धीरे से कहा। उसी से उम्मीद थी। हम एक छोटे सैन्य फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे थे। मैं आगे चाकू के साथ, आन्या और काव्य मेरे पीछे, कारण बीच में, ताकि वो सुरक्षित रहे। रिया और कबीर पीछे से सुरक्षा दे रहे थे। चौथी मंजिल तक पहुंचना बहुत लंबा सफर लगा। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर मैंने सबको चुप रहने का संकेत किया। दरवाजे के पीछे कराहने और घुरघुराने की आवाजें थीं। मतलब वहां इन्फेक्टेड मौजूद थे। मैंने दरवाजे को थोड़ा खोला। हॉलवे में कम से कम 3 संक्रमित गोल गोल घूम रहे थे। छत का दरवाजा हॉलवे के बिल्कुल अंत में था। सब ठीक लग रहा था। तभी मैंने छत वाले दरवाजे के पास लाल लाइट वाली कार्ड रीडर देखी। वहां कार्ड लॉक है। मैंने फुसफुसाया। कबीर बोला, घबराओ मत, बिजली तो है पर सिस्टम बंद पड़े हैं। दरवाजा खुलेगा। मैंने राहत की सांस ली। हमने धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, चलते हुए छत के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। मैंने जोर से प्रार्थना की, बस आवाज न हो, बस ये हमें न देख लें। आखिरकार सब सुरक्षित अंदर आ गए। हे भगवान, ये बहुत डरावना था, रिया ने सांस छोड़ते हुए कहा। अब बस छत पर प्रार्थना है कि कोई संक्रमित न हो, आन्या ने कहा। लेकिन दिल में मुझे भी विश्वास नहीं था। हम ऊपर पहुंचे। मैंने छत का दरवाजा खोला, और हमारी हत्या जैसे हमारे सामने खड़ी थी। कम से कम 10 संक्रमित छत पर थे। एक सिक्योरिटी गार्ड जैसी वर्दी वाला संक्रमित, खुले हुए जबड़े, सड़े चेहरे और खाली आंखों के साथ सीधे मेरी ओर मुड़ा। शिट! मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या करें? काव्य की आवाज कांप रही थी। हमें सामने वाली बिल्डिंग पर कूदना पड़ेगा, मैंने कहा। वो दूरी लगभग 8 फुट थी।
अगर कोई फिसल गया तो नीचे सैकड़ों संक्रमित इंतजार कर रहे थे। पहले कौन कूदेगा, मैंने पूछा। सभी चुप रहे। फिर कारण ने कांपते हुए भी हाथ उठाया। मैं मैं कर लूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। डर था मगर हिम्मत भी थी। ठीक है, अब यहां से शुरू होती है भागना, लड़ना, कूदना, मरना या बचना वाली असली लड़ाई। और सबसे भयानक मोड़, जब मैं फिसल गया और काव्य मुझे पकड़ने के चक्कर में खुद मेरे साथ छत से नीचे गिरती नजर आई। दृश्य समाप्त। कबीर और सिमरन तुरंत हमारी तरफ दौड़े, लेकिन हम दोनों की दूरी बस कुछ इंच की ही थी और हम दोनों छत के किनारे से नीचे फिसल गए। नहीं, ये चीख शायद मेरी थी। गिरते हुए मैंने बेताबी में पास की खिड़की के फ्रेम को पकड़ लिया। मेरी उंगलियां धातु और सीमेंट के किनारों से कसकर चिपक गईं और दूसरे हाथ से मैं अनाया को पकड़े हुए था। हम दोनों हवा में लटके हुए थे, बस एक गलत हरकत और सीधा मौत। नीचे सड़क पर दर्जनों इन्फेक्टेड इकट्ठे होकर हमें ऊपर देख रहे थे। उनके हाथ हमारी तरफ उठे हुए थे। अगर हम गिरते, हम मरते नहीं, हमें जिंदा ही नोच नोच कर खा लिया जाता। क्रेक। खिड़की का फ्रेम हमारे वजन से टूटने लगा। शिट, मैंने दांत भींचते हुए कहा। मेरी पकड़ ढीली हो रही थी। अनाया का हाथ भी पसीने और खून के कारण फिसल रहा था। उसका पूरा वजन मेरे कंधे पर पड़ रहा था और मेरे मांसपेशियां जलने लगी थीं। मैंने खुद को संभालकर अनाया को ऊपर धकेला, पूरी ताकत लगाकर। बस बस थोड़ा और। मेरी सांस टूटती जा रही थी। अनाया ने समझ लिया। उसने अपनी बची हुई ताकत से विंडो फ्रेम पकड़ लिया और खिड़की के अंदर खिंच गई। तुम लोग ठीक हो? ऊपर से सिमरन की आवाज आई, कांपती हुई। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम लोग रेडियो लेने जाओ। यह मिशन ज्यादा जरूरी है। हम बाद में पहुंचेंगे। ऊपर सब रुक गए, लेकिन आखिर में कबीर ने सिर हिलाया। उसने समझ लिया। सिमरन ने आखिरी बार मुझे देखा। उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। फिर वो छत से गायब हो गई। अब मैं अंदर आने ही वाला था कि ऊपर के कमरे से एक क्रूर गुर्राने की आवाज आई। अनाया। मैंने खुद को एक झटके से ऊपर खींचा और जो देखा उसने मेरा खून जमा दिया। कमरे में एक इन्फेक्टेड और अनाया गुत्थम गुत्था थीं। वो जानवर उसके चेहरे को काटने की कोशिश कर रहा था और अनाया अपनी पूरी ताकत से उसे गले से धकेल रही थी। छोड़ दो उसे। अनाया ने आखिरी जोर लगाया और इन्फेक्टेड खिड़की से बाहर गिर पड़ा। नीचे से टूटे शरीर के चूर-चूर होने की आवाज आई। मैं अंदर आ गया। अनाया जमीन पर बैठी हांफ रही थी। मैं तेजी से उसके पास गया। तुम ठीक हो? मैंने हाथ आगे बढ़ाया। उसने मेरा हाथ झटके से दूर कर दिया। न, नहीं, दूर रहो। पहले मैं समझ नहीं पाया। फिर मैंने देखा। उसका दायां हाथ खून से लथपथ था और उसके हाथ की पीठ पर 4 दांतों के निशान गहरे धंसे हुए थे। इन्फेक्टेड का काटा हुआ घा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। नहीं, नहीं, नहीं। मेरी आवाज खुद मेरे लिए अजनबी लग रही थी। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं। मैं खुद आई थी, आर्यन। ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह मेरी गलती थी। अगर मैं फिसला नहीं होता, अगर अनाया ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की होती, तो आज उसे ये नहीं सहना पड़ता। हम दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे।
आखिरकार अनाया ने धीमी आवाज में कहा, तुम अब मुझे छोड़ दो। जब संक्रमण फैलेगा मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने धीरे से कहा, एक तरीका है। शायद मैं तुम्हें बचा सकता हूं। अनाया ने सर उठाया। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो मैं तुम्हारे शब्द पर भरोसा करूंगी। मैंने गहरी सांस ली। अनाया, मेरे पास एक और शक्ति भी है। मैं समय को 10 सेकंड के लिए रोक सकता हूं। उसने सोचा कि मैं सदमे में बकवास कर रहा हूं, लेकिन मैंने चाकू को हवा में छोड़ दिया और टाइम फ्रीज किया। सब कुछ रुक गया। हवा रुक गई, आवाजें रुक गईं। इन्फेक्टेड नीचे मूर्तियों की तरह जम गए। चाकू हवा में तैर रहा था। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे? मैंने टाइम वापस चलाया और चाकू मेरे हाथ में वापस आ गया। अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि मैं सामान्य नहीं हूं। मैंने धीरे से कहा, और एक और शक्ति है जो इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। उसने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? मैंने निगलते हुए कहा, धीरे, साफ, बिना घुमाए। मेरी दूसरी शक्ति सिर्फ महिलाओं को अंतरंग संबंध के माध्यम से ठीक कर सकती है। कमरा शांत हो गया और अनाया बस मुझे देखती रही। दर्द के साथ, डर के साथ और उम्मीद के साथ। 1 घंटा बीत चुका था। एलिना को क्योर करने के बाद उस वक्त की सारी घटनाएं अब भी दिमाग में तेज गरम लोहे की तरह जल रही थी। मेयर सामने बैठी एलिना अब धीरे धीरे होश में आने लगी। वह उसके पलक हिले, सांस की लहरी सी बदली। उसने धीरे से आंखें खोली। पहले तो वो बस सीधे ऊपर छत को देखती रही, खाली बेएहसास। एफआईआर धीरे धीरे होश लौटने लगा और वो उठने की कोशिश करते हाय तेज दर्द से करही। हल्का सा ध्यान से, अभी दर्द ज्यादा होगा, मैंने हल्का से कहा। उससे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की, अभी नहीं। एलिना धीरे से बैठी, पार उसका चेहरा दर्द से कास गया। उसने अपनी टांगे हल्की सी मिलाई, जैसे अपना आप वापस अपने कब्जे में लाना चाहती हो। और एफआईआर, उसके चेहरे पर याद का छाता साया था। वो याद कि उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या किया था, किस हालत में हम दोनों ने वो कदम उठाया था। और उसकी शारीरिक हालत इस बात का सबूत थी। उसने तुरंत अपनी स्कर्ट संभाली, शर्ट चेक की, हाथ से गेल तक बटन टच, जैसे वक्त को वापस पीछे दबाने की कोशिश कर रही हो। पार जिस्म सच बताता है, कपड़े नहीं। जब उसकी नजर मुझ पार पड़ी, उसकी आंखों में शर्म, घबराहट, यकीन और दर्द सब एक साथ द। मैंने हल्का सा सांस ली और कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें साफ किया था। वहां कॉर्नर में पानी और टिश्यूज माइल द। मैंने कुछ और नहीं किया। बस चाहता था कि तुम जब होश में आओ तो तुम्हें अपनी इज्जत का एहसास रहे। एलिना का चेहरा लाल हो गया। वो आंखों में आंखों डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जो मैंने कपड़े की स्ट्रिप्स से बंधे द। बाइट गायब हो गया। उसने बहुत धीमे और दार के साथ पूछा, हाँ, इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। मैंने कहा,
जिस जलन का एहसास होता है अब नहीं है ना? उसने अपने सीने पार हाथ रखा, जैसे अपने जिस्म के अंदर कुछ बदलाव फील कर रही हो। हाँ, ये बिल्कुल गायब है। उसकी आवाज में ताज्जुब और जिंदा बचने का सुकून एक साथ द। मैंने कहा था ना क्योर हो जाओगी, मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। पार नजर हटा ली। एक लम्हा खामोशी का था। हम दोनों एक जैसे शर्मिंदा द। मुझे एक बात और माफी मांगनी है, मैंने धीरे से कहा। मेन बीच में तुम्हें किस किया था? जरूरी नहीं था क्योर के लिए, बस कंट्रोल नहीं रहा। एलिना का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। वो झुक गई। हम दोनों को वो पाल याद आ गया। आर्यन, मैं जिंदा हूं। ये हाय काफी है। उसकी आवाज हल्की सी दुखी थी, लेकिन शुक्रगुजार। मैं खामोश हो गया। कुछ पाल बाद उसने बोला, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना। कोई नहीं, कभी नहीं। मैं भी यही कहने वाला था। मैंने हल्की हंसी निकाली। अगर अलीशा को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एलिना ने हंसी नहीं की। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो शायद सच में। एफआईआर उसने बात अधूरी छोड़ दी। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया, और उसकी आंखों ने कुछ बात छुपाई। हम निकले। मेन हॉल में आया। पास हाय कुछ इन्फेक्टेड द। हम अभी भी खतरनाक जगह पे द। एलिना, तुम यही रुकना, मैं चेक करता हूं। मैंने दरवाजा खोला और धीरे से बाहर झांका। हॉलवे में 5 इन्फेक्टेड। मैंने तेजी से प्लान बनाया। मैप बोर्ड तोड़कर स्टेयर डायरेक्शन देखा। मुझ पर 3 तरफ से हमला होता। मैं लड़ता गया। फिर जब एक ग्रुप मेयर बिल्कुल करीब आ गया, फ्रीज, और दुनिया रुक गई। सिर्फ 10 सेकंड्स। पार मेयर ये काफी द। मेन ने चाकू उठाया, स्ट्राइक किया, और चाकू हारा रोशनी से चमक उठा, बिल्कुल जैसे कोई दूसरी ताकत उसमें घुस गई हो। एक हाई स्वीप में 3 के 3 के सर उड़ गए। टाइम वापस चालू हुआ। मेन खड़ा था, सांस तेज, घुटने कमजोर, और टैब मैंने अपने हाथ पे देखा। मेयर फोरआर्म पे एक नया टैटू था, जैसे कोई जादुई चक्रिया सी। वो धीमी हरी रोशनी से धड़क रहा था। मेरी दूसरी शक्ति जाग चुकी थी। आर्यन ने अपने दाएं हाथ की तरफ देखा, और उसकी सांस थम गई। उसके फोरआर्म पार एक नया टैटू था, जैसे किसी ने जमीन पार बहे पुराने पानी की धार की तरह नक्श बनाया हो। रेखाएं ग्रीड से चमक रही थी, और जब वो सीधा देखने की बजाय पलक झपकता तो पैटर्न बादल सा जाता था। ये क्या हो रहा है मेयर साथ? उसके दिल में एक अजीब सादार और उत्सुकता दोनों एक साथ उत्पन्न हुई। पहले टाइम रुक गया, फिर वो रोशनी का ब्लेड, और अब ये नया निशान। मैं बैन क्या रहा हूं? उसने हाथ हिलाकर देखा। टैटू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसको महसूस हो रहा था कि ये निशान जीवित है, जैसे उसकी नासों में कोई नई ताकत ढाल रही हो। तभी पीछे से दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। सब ठीक है? एलिना का आवाज कमजोर और चिंतित था। आर्यन ने तुरंत अपनी बाजू पर स्लीव खींच दी, ताकि वो और ज्यादा ना दार जाए। उसने अभी बहुत कुछ झेला था। मैं ठीक हूं। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण दुनिया उसके आसपास झुक गई। एक तेज दर्द उसके दाएं हाथ से पूरे जिस्म में बिजली की तरह फैल गया।
उसके घुटने कमजोर हो गए। वो सीधे जमीन पार गिर गया। आह! उसका हाथ जल रहा था, जैसे किसी ने उससे पिघले हुए लोहे में डुबो दिया हो। वो दर्द जिसमें शब्द कुछ नहीं समझा सकते। एलिना दार के मेयर तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। आर्यन। आर्यन ने मुश्किल से अपना बायां हाथ उठाया। सेंट स्टोर रूम में वापस जाओ अभी, क्योंकि हॉलवे में से घसटने की आवाजें आ रही थी। इन्फेक्टेड एफआईआर से जग गए द लड़ाई की आवाज से उनका ध्यान इधर आ गया था। दोनों लड़खड़ते हुए स्टोरेज रूम में गए। आर्यन ने मुश्किल से दरवाजा बैंड किया और लॉक कर दिया। जैसी हाई बोल्ट लगा, वो जमीन पार बैठ गया, पित्त ठंडी मेटल के सहारे। वो दर्द धीरे धीरे तेज आग से सुनसान पत्थर जैसा हो गया, और फिर पूरा हाथ एक अजीब सी सुन हालत में आ गया। एलिना ने उससे देखा। उसकी आंखों में डर, चिंता और आशा शब्द। ये बाइट तो नहीं था ना? नहीं, आर्यन ने झूठ बोला। बस लैग गई थी। वो सच बता नहीं सकता था। अभी नहीं। उसने मैप निकला। ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है। जल्दी करना होगा। सिद्धि और बाकी लोग हो सकता है अभी भी ऊपर हो। एलिना ने चेयर का एक और टुकड़ा तोड़कर अपना वेपन बनाया। वो तैयार थी, थोड़ी दार के साथ, पार पूरी हिम्मत के साथ। कुछ मिनट्स बाद आर्यन खड़ा हुआ। दर्द कम था, पार हाथ अभी भी सुन। एलिना, उसने धीरे से कहा, मेन जैब टाइम रोकता हूं। मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ेगा, वरना तुम फ्रीज नहीं होगी। एलिना खामोशी से उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी खामोशी में विश्वास था। वो दोनों हॉल में निकले। स्टेयरवेल वहां हाई था। रास्ता आसान नहीं, पार खुला था। सीढ़ियां ऊपर जाती थी, डायरेक्टर के फ्लोर की तरफ। चढ़ते हुए एलिना ने धीरे से पूछा, आर्यन, मैं पहली नहीं हूं है ना? आर्यन रुक गया। दोनों का एक लम्हे का खामोश सा टाकरा। नहीं, मेयर से पहले भी डू लॉक द। एलिना ने सर हल्का सा झुका दिया। उसने जजमेंट नहीं दिया, बस समझा। फिर उसने पूछा, आर्यन, तुम इंसान हो? आर्यन ने हल्की सी हंसी ली। पार आंखों में सच था। मैं जन्म से इंसान था, और अब मैं खुद भी श्योर नहीं हूं। एलिना ने धीरे से सर हिला दिया, जैसे वो जवाब उससे पहले से पता था। डायरेक्टर्स फ्लोर। वो दोनों ऊपर पहुंचे। हॉल खामोश था, लेकिन जख्मों के निशान हर जगह और हॉल के एंड पार 3 इन्फेक्टेड एक दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहे डायरेक्टर्स ऑफिस। यही सिद्धि, कार्तिक और बाकी हो सकते एलिना ने फुसेरी सी आवाज में पूछा। अब? आर्यन ने गहरी सांस ली। अब हम उन्हें यहां से हटाते हैं। उसने उन्हें आवाज दी। थे। तीनों इन्फेक्टेड पलट गए, दौड़ते हुए। आर्यन ने एलिना का हाथ पकड़ा। टाइम थम गया। हर चेहरा, हर चल, हर आवाज रुक गई। धाकेल, उन्हें अंदर करो। दोनों ने मेहनत से तीनों को एक साइड रूम में घुसाया। जैसी हाई लास्ट वाला अंदर हुआ, टाइम वापस चालू। दरवाजा बैंड, लॉक। इन्फेक्टेड अंदर। आर्यन ने गहरी सांस ली। चलो। वो दोनों डायरेक्टर्स ऑफिस के सामने आए। आर्यन ने हल्की सी नॉक की। सिद्धि, मैं हूं।
आर्यन। एक लंबे सन्नाटे के बाद दरवाजा धीरे से खुला और सामने से कार्तिक उभार आया। आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। यार, तुम लोग भाग गए। गाइस, आप लोग आ गए। हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम भी ठीक लग रहे हो। दरवाजे के अंदर झांकते हुए राहत से सांस निकली। सिद्धि, सिंडी और जैसन एक साथ खड़े थे, जख्मी नहीं दिख रहे थे। जल्दी आओ, कार्तिक ने घबराए हुए कहा। उसकी आंखें हॉल के पीछे झांकती रहीं। एलिना और मैं अंदर घुसे और कार्तिक ने तुरंत दरवाजा ठूंसा। लॉक की ध्वनि सन्नाटा में गूंजी। जैसा कि उम्मीद थी, एरियन, सिद्धि ने कहा, पर उसकी बात में जो ढीठपन था वो उसकी आंखों की राहत छुपा नहीं पाया। तुम बच निकले। और एलिना के साथ भी। हाँ, मुश्किल थी, पर हम निकल आए, मैंने आवाज निकलते हुए कहा। गला सूखा था। तभी मेरी नजर एक चीज पर अटक गई। सिंडी जो डिवाइस संभाल रही थी, उसके हाथ उस पर चल रहे थे। गोल घुमाव, स्विच और मीटरों का जाल। ऐसा लग रहा था जैसे किसी संग्रहालय का पुराना उपकरण। हाँ, सिंडी ने चमकती आंखों से कहा। ये शॉर्टवेव रेडियो है और ये काम कर रहा है। एलिना की आवाज में उम्मीद जगी। सिद्धि ने उसकी ओर देखा, फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, ठीक हो तुम? एलिना ने थोड़ा मुस्कुराकर मुंह मोड़ा। दर्द की एक लकीर थी, पर उसने क्या बताना ही नहीं चाहा। मैंने नजर झटका दी। जो भी हुआ, फिलहाल छुपा हुआ ही रहे। तो क्या हम डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकते हैं? मैंने सिंडी के पास जाकर पूछा। रेडियो जटिल था, बटन और नॉब्स इतने थे कि वे मेरे लिए पहेली लग रहे थे। हाँ, सिंडी ने बताया। मैंने कई फ्रीक्वेंसीज पर लगातार भेजना शुरू कर दिया है, हमारी लोकेशन और स्थिति। अगर कहीं कोई मिलिट्री स्टेशन या आपात सेवा सुन रही हो तो यह पकड़ सकती है। तो इसे हम उठाकर ले जा रहे हैं, मैंने फैसला कर लिया। सिंडी ने रेडियो को एक मजबूत शोल्डर बैग में रखा, कुछ कागज और गद्देदार सामग्री से पैडिंग की, ट्रांसपोर्ट के लिए सुरक्षित किया। लेकिन ऑफिस की तलाशी भी कर लें, मैंने सुझाव दिया। कहीं और काम की चीजें मिल सकती हैं। डेस्क का पहला ड्रॉवर खोला और वहां कागजों के बीच कुछ चमका। मेरे हाथ ठिठक गए। एक सिल्वर हैंडगन आराम से रखी थी। धातु फीकी रोशनी में झिलमिला रही थी और वास्तविक लग रही थी। क्या यह असली है? सिंडी ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने धीरे कहा, बंदूक उठाते हुए। ठंडा धातु हाथ में आया, वजन और कंस्ट्रक्शन सब असली था। मैगजीन निकाली, टन-टन आवाज, और अंदर 10 गोली थीं। पूरा मैगजीन। डायरेक्टर ने शायद यह सुरक्षा के लिए रखी थी या कुछ और वजह थी, पर अभी हमारे हाथ में यह एक ताकत थी। हमने ऑफिस की बारीकी से तलाशी करी, पर और कोई बड़ा हथियार या मैगजीन नहीं मिले। फिर भी जो मिला वो अहम था। सिंडी और बाकी लोग उम्मीद की किरण लिए रेडियो और बंदूक के साथ तैयार थे। तुम गोली चलाना जानते हो? सिद्धि ने आखिरकार पूछ लिया, और सारी निगाहें मेरी ओर टिक गईं। मैंने बंदूक उठाकर बेसिक चेक दिखाए, सेफ्टी, मैगजीन बाहर भीतर, सैनिक चाल, हाथ की परंपरा फिर उभर आई। बचपन के कुछ पुराने दृश्य झलक गए, पर मैंने उस पर ज्यादा कुछ कहा नहीं। चलो वापस लाइब्रेरी चलते हैं, एलिना ने कहा। हमें प्लान बनाना है। वापसी आसान नहीं थी, पर हमारे अनुभव ने चीजें सरल बना दी थीं। हमने पहले से साफ किए हुए रास्तों की ओर कदम बढ़ाए और बीच में एक ब्रेक लिया, बाथरूम। सबको जरूरी काम निपटाना था। धूल, खून, थकान सब धोकर कुछ साफ होना जरूरी था। महिलाओं ने एक साथ स्नान किया, पुरुषों ने पास के मर्दों के टॉयलेट में साफी की। पानी हमारे चेहरे पर ठंडा टपका, एक छोटा सा आराम। हम सब बेहद घबराए हुए थे,
फिर भी एक तरह की मितली सी हंसी फूटती रही। एक जेन्यून कनेक्शन बन गया था इस छोटे समूह में। जैसे ही हम छत पर वापस चढ़े, शाम ढल रही थी। आसमान सुनहरा नारंगी था और नीचे मैदान में इन्फेक्टेड की आवाजें अभी भी गूंज रही थीं। यहाँ से अगला छलांग, दूसरी बार, अब मैं इसे असफल नहीं करूंगा, मैंने ठान लिया था। वहां 4-5 दिख रहे हैं, पहले हम विस्फोट कर दें, कार्तिक ने इशारा किया। मैंने सिर हिलाया। मैंने एलिना से धीरे पूछा, तुम्हें कूदने में दिक्कत तो नहीं होगी? बस थोड़ी नाजुकता है, वह बोली, पर संभाल लूंगी। कार्तिक पहले कूदा, उतरा और तुरंत जमीन पर सुरक्षित खड़ा हो गया। फिर मेरी बारी आई और इस बार मैंने सब कुछ नियंत्रित रखा। दौड़, छलांग, लैंडिंग सब ठीक रहा। कार्तिक ने तारीफ में बोला कि मैंने अच्छी हवाई टाइम दिखाई, पर मैंने बस एड्रेनलिन कहकर टाल दिया। एक एक कर सभी सुरक्षित उतरते गए। सिंडी ने भी सहजता से कूद लगाई। पर तभी अचानक चीख उठी, सिद्धि! एक इन्फेक्टेड छुपा हुआ था और सिद्धि के ब्लाइंड स्पॉट से निकला। वह किनारे पर खड़ी थी और पीछे हटते हटते आवाज लगी। वह अब किनारे पर थी, खतरा बढ़ रहा था। मैंने बिना सोचे ही उसे बचाने के लिए कूद लगाया। एक जबरदस्त बूट का प्रहार, एक फ्लाइंग किक, मैंने उस इन्फेक्टेड को पीछे तक फेंक दिया। लेकिन जीव अभी उठा। मैंने चाकू घुमाया और उसने मेरी गर्दन पर सुडौल प्रहार किया। बस जैसे पल सब शांत हुआ और क्रीचर गिर पड़ा, अब स्थिर। टॉप पर खामोशी छा गई, हवा में सिर्फ हमारे सांसों की गूंज। शक और राज। भाई वो सच में कमाल था, करण ने चौथी मंजिल की सीढ़ियां उतरते हुए कहा। उसकी आवाज में हैरानी और जोश साफ झलक रहा था। मतलब पूरी तरह कमाल। सच में, मैंने हल्के से पूछा, कोशिश करते हुए कि मैं नॉर्मल दिखूं, इवन दो अंदर से मैं खुद क्रिंज हो रहा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? करण ने आंखें फैलाकर कहा। ऐसे मूव्स तो मैंने सिर्फ एक्शन फिल्मों में देखे हैं। यार, तुमने कोई मार्शल आर्ट सीखा है क्या? जिम्नास्टिक्स? वो फ्लाइंग किक तो अलग ही लेवल। मैंने तुरंत कोई बिलीवेबल बहाना ढूंढने की कोशिश की। नहीं, बस मैंने बहुत सारी एक्शन फिल्में देखी हैं। वही से मूव्स समझ आ गए होंगे। शायद किस्मत साथ दे गई। ये बहाना देते हुए मुझे खुद ही शक हुआ कि ये कितना कमजोर लग रहा होगा। लेकिन बात कुछ हद तक टल गई। सिवाय अनाया के बाकी सबके चेहरों पर शंका थी, जैसे वो सोच रहे हों कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूं। मैंने नजर घुमाई तो सैशा बेहद चुप थी। वो आमतौर पर सबसे पहले ताना मारती है, मजाक करती है, लेकिन अब वो चुप थी। अजीब तरह से चुप। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ हाँ, उसने हल्की शर्मीली आवाज में कहा, नजरें मुझसे बचाते हुए। और वहां जो तुमने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक्स। मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। कॉन्फिडेंट, बोल्ड सैशा अब शर्मीली दिख रही थी। और सच कहूं तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वेलकम, मैंने मुस्कुराकर कहा। लाइब्रेरी तक का रास्ता सरप्राइजिंगली आसान था। हम सब अब इन्फेक्टेड की हरकतें समझने लगे थे, कहाँ आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, कहाँ नहीं। ऐसा लगता था नीचे की मंजिलों पर अधिक इन्फेक्टेड जमा थे। जब हम लाइब्रेरी पहुंचे तो करण ने पहले से तय किया हुआ सिग्नल दिया। कुछ देर बाद अंदर से बैरिकेड हटाने की आवाजें आने लगीं। तुषार, टोबियास दरवाजे पर आया, उसके साथ उसके फॉलोअर्स। अनाया, अलिशा ने बहन को देखते ही कहा। उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। अनाया उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तुषार ने उसका रास्ता रोक दिया। रुको, पहले ये वेरीफाई होगा कि तुम में से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं। क्या बकवास है? करण भड़क गया।
हम सब साथ थे। अगर कोई इन्फेक्टेड होता तो अब तक बदल गया होता। तुम्हें पता ही है, इन्फेक्शन टाइम 60 मिनट है। लेकिन तुम लोग ग्रुप से अलग थे, तुषार ने ठंडे स्वर में कहा। कोई काट भी सकता था। हम रिस्क नहीं ले सकते। चेहरों पर डर साफ था। डर इंसान को बेवकूफ बना देता है। मैं समझ भी रहा था और चिढ़ भी रहा था। ठीक है, चेक कर लो चेतना, सिंधी ने झुंझलाकर कहा और आगे बढ़ गई। लेकिन अनाया वहीं रुक गई। उसका हाथ उसके बैंडेज पर अनजाने में चला गया। यही वो पल था। मैं भूल गया था उसके हाथ पर बाइक था। तुषार ने तुरंत नोटिस कर लिया। ये क्या है? उसने कठोर आवाज में पूछा। कुछ नहीं, अनाया ने कहा। बैंडेज में खून दिख रहा है। दिखाओ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वह धीरे धीरे बैंडेज खोलने लगी। सबकी सांसें थम गईं। मेरे सहित। घाव अब पहले जैसा भयानक नहीं था। संक्रमण के काले निशान गायब थे, सिर्फ हल्के दांतों के निशान। अनाया ने खुद भी हैरानी से उसे देखा, मानो उसे पहली बार समझ आ रहा हो कि मैंने उसे बचाया था। लोगों के चेहरों पर डर बढ़ गया। सुरक्षा के लिए तुषार बोला। तुम और तुम्हारे 5 साथी आज रात बाहर रहोगे। लाइब्रेरी में नहीं। क्या? चेतना चिल्ला पड़ी। और तुम हो कौन फैसला लेने वाले? कोई जो बाकी सबकी जान बचाना चाहता है। करण, चेतना, जय सब गुस्से में थे। लेकिन वो सब हमारे साथ आ गए क्योंकि हम अब एक टीम थे। फिर हम सबने बात की। भोजन कम था, समय कम था और बाहर का खतरा बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। छत के पीछे इमरजेंसी स्टेयर्स हैं। वहां से पार्किंग तक पहुंच सकते हैं। साइशा ने एक कीचेन निकाला। एक नहीं, 2 गाड़ियां हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डायरेक्टर की भी ले आई। अब वो काम नहीं आने वाली। हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उम्मीद वापस लौटी। लेकिन तभी अलीशा मेरे बगल में खड़ी हो गई। अनाया ने कहा, तुमने उसकी मदद की। धन्यवाद। सच में। मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन मेरे अंदर एक राज था। एक ऐसा राज जो अगर सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा।